बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास, जिसको हम एटॉमिक वेट भी कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर कल आपने पढ़ाया था एटॉमिक मास, तो उस एटॉमिक मास में और इस एवरेज एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, यहाँ डिफरेंस है। एटॉमिक मास होता है एक एलिमेंट के एक अकेले एटम का मास। ध्यान देना, एटॉमिक मास तो क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आप लोग जानते हो, क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 आइसोटोप होते हैं। एक तो 1H1, 1H2, 1H3। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोटियम। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। बात को समझना। अब देखो, ये एलिमेंट है और ये इसका एटम है। इस एटम का जो मास होगा उसको मैं एटॉमिक मास बोलूंगा, अकेले एटम का मास। इसका जो पर्टिकुलर मास होगा वो भी एटॉमिक मास कहलाएगा। इसका जो पर्टिकुलर मास होगा वो भी क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। लेकिन जब मैं इस हाइड्रोजन एलिमेंट के इन तीनों आइसोटोप का एवरेज निकालूंगा तो वो कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास, जिसको मैं एटॉमिक वेट भी कहता हूं। ध्यान देना, एटॉमिक मास एक होल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 पॉइंट, फ्रैक्शन नहीं होता। जबकि एवरेज एटॉमिक मास पॉइंट्स में आ सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है। बात समझ में आ रही है? एटॉमिक मास एक अकेले एटम का मास, एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट के जितने आइसोटोप होते हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं पता आइसोटोप क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आइसोटोप उन्हें बोलते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या हो? सेम हो। बताओ, इन तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1 1 1। किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नंबर है ये तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला नंबर मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। ठीक है, तो ये वाला नंबर है, ये तो क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये वाला नंबर है, ये है मास नंबर। तो बच्चों, ऐसे एटम्स जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम हो, जेड तो क्या हो? सेम, बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटोप बोलते हैं। जब मैं इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास निकालूंगा उसमें मैं ये भी शामिल करूंगा कि कौन कितनी परसेंटेज में मिलता है, तो वो कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, जिसकी वैल्यू होती है 1.008। पॉइंट में आ गया ना? ये एवरेज एटॉमिक मास पॉइंट में हो सकता है। तो बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास पता करने के लिए हमें 2 चीजों का पता होना जरूरी है। एक तो प्रत्येक आइसोटोप का मास नंबर, क्या पता होना चाहिए? प्रत्येक आइसोटोप का मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि नेचर के अंदर वह कितनी परसेंटेज में पाया जाता है। बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला समझेंगे। देखो बच्चों, जिसका भी हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो
उसका फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसके कितने आइसोटोप है। जितने आइसोटोप है हम सबके परसेंटेज को और सबके मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि लेट एन एलिमेंट X has 3 आइसोटोप। कितने आइसोटोप है बच्चों? 3। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, W1A W2B W3C अपॉन 100। यहां पर W1 क्या है? W1 W2 W3 ये क्या है? ये है क्या? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। ये तो क्या है? एटॉमिक मास। मैंने कहा था दो चीजें होना जरूरी है, एटॉमिक मास आइसोटोप्स की और उनकी परसेंटेज। ये ए बी और सी क्या है यहाँ पर? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इन नेचर, कि वो नेचर में कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं। या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब हुआ कि नेचर में कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। क्या कहता है न्यूमेरिकल? जानेंगे। बोरॉन के 2 आइसोटोप है, एक तो B10 जिसकी परसेंटेज है 19, एक B11 जिसकी परसेंटेज है 81। और हमें क्या निकालना है? एटॉमिक वेट। देखो बच्चों, ये मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी एलिमेंट के एटम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहाँ पर बॉटम में लगा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर, और जो यहाँ ऊपर होता है वो होता है मास नंबर। तो हमें दोनों आइसोटोप के मास नंबर गिवन है और परसेंटेज गिवन है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है एटॉमिक वेट को निकालने का? W1A W2B अपॉन 100। 2 ही आइसोटोप है इसलिए मैं 2 ही नंबर का एवरेज करूंगा। 3 आइसोटोप होते तो मैं प्लस W3C भी कर देता इसको। क्लियर बात? निकालते हैं एटॉमिक वेट। W1 कितना दिया हुआ है? मास नंबर, मास 10 दिया हुआ है। ये किसको बताता है? परसेंटेज को। बताओ कितनी परसेंटेज है इसकी? 19 प्लस इसका मास नंबर कितना है? 11। परसेंटेज कितनी है? 81 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 190। कितना हो जाएगा? 11 और ये 89 अपॉन 100। इनको हम प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 1081 बाई 100। तो बच्चों कितना आ गया? 10.81। और ये हमारे पास क्या हो गया? एटॉमिक मास। कौन सा? एवरेज। ठीक है। अगर उसने हमको ये जो मास है, मास नंबर, ये ग्राम में गिवन है तो आंसर ग्राम में आ जाएगा। और अगर ये AMU में गिवन है तो आंसर किस में आ जाएगा? AMU में। तो बच्चों ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि एक एलिमेंट है X जिसके 2 आइसोटोप है X16 एंड X18 और इनका एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी गिवन है। हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज। इसके पहले हमने क्या किया था? परसेंटेज गिवन थी और ये मास गिवन था और हमने क्या निकाला था? एवरेज एटॉमिक मास। अब की बार हमसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज। तो देखो मेरे पास 2 आइसोटोप है X16 और एक है X18। माना कि इसकी जो परसेंटेज है, हम क्या मानते हैं परसेंटेज को? A। इसको मैंने क्या मान लिया? X। तो जो B है उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी? 100 माइनस X। बात समझ में आ गई? दो ही तो है हमारे पास। अगर एक की परसेंटेज X है तो दूसरे की परसेंटेज अपने आप क्या होगी? 100 माइनस X। अब यहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास वही फॉर्मूला है, क्या? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू W1A प्लस W2B अपॉन 100। ये हमें ऑलरेडी गिवन है 16.2। W1 ये रहा, जिसको मैंने A माना हुआ है वो ये रहा,
16 और एक क्या माना x प्लस W2 कितना 18, b की वैल्यू कितनी 100 माइनस x अपॉन 100। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 1620, आगे मल्टीप्लाई कर दो 16x प्लस 1800 माइनस 18x, ये आ गया। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम x को इधर ले आते हैं, तो 18x माइनस 16x 1800 माइनस 1620, तो कितना हो गया ये हमारे पास 2x, ठीक है। और यहाँ 1800 में से कितना हो गया 180, तो x की वैल्यू आ गई 90, यानी कि जो परसेंटेज है a की, a कितना आ गया 90%। तो b अपने आप क्या होगा 100 माइनस x, तो 100 माइनस 90 कितना आ गया 10%। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। क्लियर है, सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, मोलिक्यूलर मास यानी कि मोलिक्यूल का मास। और मोलिक्यूल क्या होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। जैसे मान लो ये H2SO4 है, क्या है ये एक मोलिक्यूल है। अब अगर मान लो मुझे इसका मास निकालना है, तो इसमें जितने भी एटम हैं उन सबके एटॉमिक मास का मैं क्या कर दूं, सम कर दूं, सबको जोड़ दूं, तो वही क्या कहलाएगा मोलिक्यूलर मास। कहने का मतलब ये है कि मोलिक्यूलर मास क्या हुआ, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम। जितने भी एटम है उन सबके एटॉमिक मास को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है मोलिक्यूलर मास। जैसे मुझे इसका मोलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, तो इसका मोलिक्यूलर मास क्या होगा, कितना होता है हाइड्रोजन का 1, तो कितने हाइड्रोजन है 2, तो 2। सल्फर का 32, याद करवाया हुआ है मैंने आपको। ऑक्सीजन का 1 एटम का 16, कितने एटम है 4, तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो गया 98U, या तो U लिख दो या क्या लिख दो 98 AMU। जब हम एक, जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम एक एटम का मास लिखते हैं तो यूनिट क्या लगाते हैं AMU या यूनिफाइड। तो वैसे ही जब हम एक मॉलिक्यूल का मास लिखते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का, तो हम यूनिट क्या लगाएंगे U यूनिफाइड या AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं यहाँ पर यूनिट क्या लगा दूं 98 ग्राम, क्या लगा दिया मैंने यूनिट 98 ग्राम, तो अब यह एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है, बल्कि ये किसका मास है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मोल H2SO4। ये किसका मास हुआ 1 मोल का, ये मैंने आपको बता दिया था। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मास ऑफ 1 मोल है, या मैं ये बोल दूं कि ये क्या है मास ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 मोलिक्यूल, इतने मोलिक्यूल का मास है। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि क्या है मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। किसका मास है ये H2SO4 के 1 ग्राम मोलिक्यूल। मैंने आपको बताया था ग्राम मोलिक्यूल मतलब मोल होते हैं, ग्राम मोलिक्यूल का मतलब है कि मोलिक्यूल का मोल। ग्राम एटम कहीं लिखा हो 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ एटम, 1 ग्राम मोलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल, 1 ग्राम आयन मतलब 1 मोल ऑफ आयन। तो बच्चों ग्राम मोलिक्यूल का मतलब मोल ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल दे रहा हूं और उनका आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। लिख लीजिए आप लोग KNO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये नाम मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं, ठीक है।
और एक को लिखा देता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, ये एक मिनरल है। अब इनके हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो आप जल्दी से, बिना आगे स्किप किए आप लोग पहले निकालें, फिर आगे आप चेक करें कि आपके आंसर सही है या नहीं। तो बच्चों अब आपने सोल्व कर लिया होगा, आप लोग अब अपने आंसर चेक कीजिए क्या आपके आंसर सही है। देखो इसका निकालना है मुझे, कितना होता है पोटेशियम का 39, ठीक है, प्लस याद रखना जब भी हम एक एटम से दूसरे एटम पर जाएंगे तो बीच में हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब किसका निकालना है, नाइट्रोजन कितना होता है 40, काम खत्म हुआ इसका, फिर क्या लगा दिया मैंने प्लस। अब किसका निकालना है, ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का 16, बट कितने हैं 3, तो इंटू 3 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 39 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है, और ये हो गया 101 यूनिफाइड। एक मॉलिक्यूल के लिए हम बात कर रहे हैं, कितना हो गया 101। अब बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की, कितना होता है सोडियम का 23, कितने हैं 2, तो इंटू 2, एक एटम की बात खत्म हुई, एक एलिमेंट की बात, प्लस किस पे आ गए, कार्बन पे, कार्बन अकेला कितना होता है कार्बन का 12, किस पे आ गए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3, तो कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 3, जोड़ लो आप लोग इनको, ये हो जाएगा 106। अब आ जाओ एल्यूमिनियम सल्फेट पे, थोड़ा ध्यान से इसको हम समझेंगे। कितना होता है एल्यूमिनियम का 27, कितने एल्यूमिनियम है 2 एटम, किसकी बात खत्म हो गई एल्यूमिनियम, तो क्या लगा देंगे प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ हमारे पास ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर बच्चे मॉलिक्यूलर वेट निकालने में गड़बड़ कर देते हैं, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जहाँ पर ब्रैकेट है आप लोग वहाँ ब्रैकेट ही यूज करो। ब्रैकेट आ गया तो मैंने भी क्या मान लिया ब्रैकेट। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर हम चल रहे हैं, कितना होता है सल्फर का 32, सल्फर की बात खत्म हो गई, प्लस लगा दिया। अब बात आ गई ऑक्सीजन की, कितना होता है ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है 4, तो इंटू 4, ब्रैकेट खत्म हुआ, ये लो ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कितने से मल्टीप्लाई है 3 से, तो मैं भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 3। अब जोड़ लो 54, ये कितना हो गया 32 और 64 96 इंटू 3, तो कितना हो गया 54 प्लस 2 88, और ये हमारा आंसर हो गया 342। आप लोगों का आंसर भी यही आ रहा था, यही आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं आ रहा तो एक बार सीख लीजिए कैसे आया। अब बात करते हैं इसकी, जैसे मैंने आपको इसको सिखाया सेम वैसा ही रूल आपको फॉलो करना है। पोटेशियम कितना होता है पोटेशियम का 39, कितने हैं 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एटम की बात खत्म हुई तो क्या लगा दूंगा मैं प्लस, ठीक है। अब क्या आ गया बिग ब्रैकेट, ये लो भाई मैंने भी क्या यूज कर लिया बिग ब्रैकेट। कौन आ गया अंदर आयरन, कितना होता है आयरन का 56, लिखाया हुआ है मैंने, याद करवाया आपको, याद करो उस चीज को अगर याद नहीं है तो 56, ठीक है। अब बात खत्म हो गई 56 की, तो कौन आ गया प्लस। जहां भी हम एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लेते हैं तो दूसरे एलिमेंट पर जाने से पहले हमें बीच में प्लस लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। अब कौन आ गया स्मॉल ब्रैकेट, तो ये स्मॉल ब्रैकेट कितना होता है कार्बन का 12 प्लस नाइट्रोजन का 14, ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट कितने से मल्टीप्लाई है इंटू 6, तो इंटू 6 ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब इनको आप कैलकुलेट कर लो, 39 इंटू 4 कितना हो गया ये 156 हो गया, कितना हो गया 156 प्लस ब्रैकेट 56 प्लस जोड़ लो दोनों को, कितना हो गया 26, और 26 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 6, 156 प्लस
156 और मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो गया ये भी 156। तो 156 प्लस, अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 12 और ये हो गया 368। क्लियर है? अब बात करते हैं इसकी। वेरी सिंपल, इसको देखो कितना होता है पोटेशियम का 39 प्लस, जब भी एक एटम से दूसरे पे जाते हैं तो बीच में प्लस, क्लोरीन का 35.5 प्लस, मैग्नीशियम का 24 प्लस, कितने क्लोरीन है 2 तो इंटू 2 प्लस, इसको मैं यहां से हटा प्लस 6H2O, कितना होता है वाटर का 18, तो 6 इंटू 18 तो 39 प्लस 35.5 प्लस 24 प्लस 71 और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 48 और 108, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 277.5। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।